राहुल गांधी आमतौर पर बड़ी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। पहली बार उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी हाथ ले ली है, पर सवाल ये है कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को कब तक संभाल पाएंगे। कहीं वो बीच में इस जिम्मेदारी को छोड़ तो नहीं देंगे। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी को लग रहा है कि वो पार्टी में सबसे समझदार, सबसे सीरियस नेता हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक सीनियर नेताओं को दरकिनार करके राहुल गांधी को इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है क्योंकि वो गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। सबको पता है कांग्रेस मतलब पहले गांधी परिवार, उसके बाद नेता, कार्यकर्ता और बाद में सभी लोग आते हैं और इस बार भी यही हुआ। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको आयन भारत राहुल गांधी को दी गई उन बड़ी जिम्मेदारियों की डिटेल रिपोर्ट दिखाएगा जिन जिम्मेदारियों के लिए राहुल गांधी ने पहले तो हाँ बोल दिया लेकिन पूरा नहीं किया। सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी में हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, तभी तो पहले जब राहुल गांधी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही थी तो उन्होंने साफ बोला कि वो सोच कर जवाब देंगे। उनके सोचने का मतलब यही था कि सोनिया गांधी से पूछना है कि मैं जिम्मेदारी लूं या फिर नहीं लूं, क्योंकि राहुल गांधी हर चीज तो अपनी मां सोनिया गांधी से पूछ कर करते हैं। अब ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले एक दो हफ्ते का वक्त लेना राहुल गांधी के लिए तो लाजमी था। अब खुद सोचिए कि राहुल गांधी को थाली में हर चीज परोस कर दी जाती है और वो बस चम्मच से खाना खाने का काम करते हैं। ऐसे में वो इस जिम्मेदारी को सीरियस कैसे ले सकते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव सभी को याद होगा, जब चुनाव में हार मिलने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था, जिसके पीछे की वजह चुनाव में पार्टी को मिली हार बताई गई थी। अब एक चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष के पद को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है, जिसमें कई पद आते हैं, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वह सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चे की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। ये वो सभी पद है जहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की सीधी दखल होगी। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। साथ ही अगर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो होम मिनिस्ट्री की ये जिम्मेदारी होगी कि राहुल गांधी को सुरक्षा दे, जिसका मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अब होम मिनिस्ट्री की नजर में रहेंगे। राहुल गांधी का बार बार इटली और मालदीव जाना अब बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अब जानकारियां देनी पड़ेगी कि वो कब, कहां और क्यों जा रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए सब कुछ इतना आसान होने वाला है? बता दें कि 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिला है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं थे कि पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिल सके। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10 यानी 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर पहुंची। इसी वजह से 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस ले सकती थी, जहां राहुल गांधी का नाम नेता विपक्ष की तरफ से तय किया गया है। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता का पद संभालने का मतलब ये भी है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करना होगा। इन सभी पदों का चयन एक पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अब तक राहुल गांधी कभी मोदी के साथ किसी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही वो
NHRC और लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार विभिन्न चयन समितियों के सदस्य होने की भी हकदार हैं। मुख्य चुनाव आयोग के चयन में भी उनकी भूमिका होगी। चुनाव आयोग में आयुक्तों और प्रमुख चुनाव आयुक्त के चयन के लिए जो कमेटी बनती है उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को जगह मिलती है। इस पद को संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के अधिनियम से वैधानिक मान्यता प्राप्त है। राहुल गांधी CBI और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने वाली है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीकी नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकार खर्चा की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यह जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है। साथ ही कार में ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है। ये सारी सुविधा नेता प्रतिपक्ष को मिलती है। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रायबरेली और केरल में वायनाड से जीत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने रायबरेली को बरकरार रखा, जो लंबे समय से गांधी परिवार से जुड़ा हुआ निर्वाचन क्षेत्र है, और वायनाड को खाली कर दिया, जहां से कांग्रेस उनकी बहन और वरिष्ठ पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारेगी। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।